जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात कर रहे हैं साथियों कालीबंगा सभ्यता के बारे में। हमने कल कालीबंगा सभ्यता को कहाँ तक पढ़ा था? हमने नगर नियोजन तक उनका अध्ययन किया था कि नगर नियोजन का अर्थात उसका मतलब होता है कि एक नगर के दो हिस्से, एक नगर के दो हिस्से, एक तरफ तो नगर और दूसरी तरफ कच्ची बस्ती, वहां तक हमने अध्ययन किया था। और वहाँ की जो कच्ची सड़कें थी उनका हमने अध्ययन किया था। और इसकी कालीबंगा की खोज किसने की थी, किस नदी के किनारे पर है, किस जिले में है, सारी बातें हमने कर ली थी। आज कालीबंगा से जुड़े हुए कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं आज उसका भी अध्ययन करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती, और दर्द नहीं होता तो खुशी की कोई कीमत नहीं होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की कोई जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, सभी साथी जो भी परिवार पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और सभी साथियों के पास में उसको शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अपना चैप्टर चल रहा था कालीबंगा सभ्यता। हमने इसमें पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था हमने गग्गर नदी पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ लिया था इसमें? हमने गग्गर नदी हमने पढ़ ली थी कि किस नदी के किनारे पर है, गग्गर नदी के किनारे पर है। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी क्या की गई थी? और बीबी लाल और बीके थापर ने क्या किया था? इसका उत्खनन का कार्य किया था। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में हुई थी, यह हमने बात कर ली थी। फिर हमने बात कर ली थी साथियों यहाँ पर कि यह सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी कौन सी राजधानी थी? यह तीसरी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? यह तीसरी राजधानी थी। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। पहला तो था मोहनजोदड़ो, और जो पहला था वो तो हड़प्पा था, और दूसरा था मोहनजोदड़ो, और तीसरा कालीबंगा। और गग्गर नदी को प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता था, वो आप सभी को ध्यान है। अभी मैं इसके किनारे पर जो भी है बटनेर का जो दुर्ग है, तलवाड़ा जो झील है, और पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, जो भी सभ्यताएं थी हमने इनके बारे में चर्चा की थी। अमलानंद घोष ने पढ़ा, बीबी लाल और बीके थापर ने हमने इनका उत्खनन का कार्य जो किया था। इसका जो समय काल था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 पूर्व का जो सी कार्बन पद्धति के आधार पर, डेंटिंग कार्बन पद्धति के आधार पर इसका जो समय काल बताया गया था हमने वो देखा था। बाद में हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से किस किस चीज की जानकारी मिलती है। तो हमने सबसे पहले ऊंट की अस्थियां देखी थी। किसकी देखी थी? ऊंट की अस्थियां देखी थी। ऊंट और कुत्ता देखा था। पालतू पशु कौन सा था इसका? कुत्ता था। हमने यहाँ पर दो फसलें देखी थी। कितनी फसलें देखी थी? गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ की हमने दो फसलें यहाँ पर देखी थी। हमने देखा था यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं देखी थी। अग्नि वेदिकाएं देखी थी। यहाँ से अग्निकुंड के जो प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पर चिरायु आकार की अंडाकार का कब्र यहाँ से हमें मिली थी, जिसका मुंह उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर थे। हमने ये देखा। यहाँ से हमें मिलती है कि यहाँ से एक मोहर मिली थी मेसोपोटामिया की। कौन सी मोहर? मेसोपोटामिया की मोहर हमने ये देखी थी। शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से हमें भूकंप के प्रमाण मिलते हैं। भूकंप के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ से तंदूर के अवशेष यहाँ से हमें मिलते हैं। बालक की खोपड़ी में क्या मिला था? 6 छिद्र मिले थे यहाँ से। और दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण हमें यहाँ से मिले थे। ये हमने देखा था। नगर नियोजन मतलब एक नगर के दो हिस्से, मतलब एक तरफ हमने पूर्वी टीला देखा था और एक तरफ देखा था हमने पश्चिमी टीला देखा था। इसमें अलंकृत प्रश्न हमने देखा था। इसमें देखा था समकोण पर सड़कें देखी थी।
जिसको ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति कहा जाता है, हमने ये यहाँ पर देखी थी। और यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ लकड़ी की नालियां देखी थी, ये हमने देखी थी। और कच्ची ईंटें देखी थी, यहाँ पर कच्ची ईंटें और पक्की जो सड़कें थी इनकी, वो भी हमने यहाँ पर देखी थी। ये देखा था कि जो इनके घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुले हुए थे, अर्थात गलियों की ओर खुले हुए थे। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज इसके आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ से 5 स्तर मिले थे, यहां से 5 स्तर मिले थे। कालीबंगा से हड़प्पा कालीन के कितने स्तर मिले थे? 5 स्तर मिले थे। कितने? कालीबंगा सभ्यता से हड़प्पा कालीन 5 स्तर मिले। 2 स्तर तो हड़प्पा से प्राचीन के, 3 स्तर हड़प्पा के समकालीन थे। इस कारण ये आपको ध्यान रखना है कि इस कारण इसको प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। कितने स्तर? 5 स्तर मिले थे। इस कारण इस सभ्यता को, इस कारण इस सभ्यता को प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा गया। अब इसमें जो स्तर मिले वो कौन कौन से मिले? 2 स्तर तो हड़प्पा से पूर्व के, और जो तीसरा मिला 3 स्तर मिले, 3 स्तर हड़प्पा कालीन, 3 स्तर हड़प्पा कालीन या हड़प्पा के समकालीन। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। तो 3 स्तर तो कौन से थे? हड़प्पा के समकालीन थे। अब हमें यहां से क्या मिला? और हमें यहां से मिला था स्वादान के प्रकार। स्वादान के क्या मिले थे? प्रकार मिले थे। कितने प्रकार? 3 प्रकार मिले थे। आंशिक स्वादान, पूर्ण स्वादान और एक आता है प्रतीकात्मक स्वादान। अब ये देखना है कि यहाँ की जो बस्ती थी, बस्ती के दक्षिण में कब्रिस्तान की मिला था। कब्रिस्तान की जानकारी वहां से मिलती थी कि बस्ती के किस दिशा में? दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो यह देखना है कि यहां से स्वादान के प्रकार मिले। कितने मिले? 3 मिले। कितने मिले? स्वादान के प्रकार कितने मिले थे? 3 मिले थे सर। कौन कौन से? पूर्ण, आंशिक, प्रतीकात्मक। कौन कौन से? पहला तो आता है पूर्ण, पहला तो कौन सा आता है? पूर्ण। और दूसरा कौन सा आता है? आंशिक। दूसरा कौन सा आता है? आंशिक। और तीसरा कौन सा आता है? प्रतीकात्मक। दूसरा कौन सा आता है? प्रतीकात्मक। पूर्ण स्वाधान, आंशिक स्वाधान और प्रतीकात्मक स्वाधान। ठीक है। इंसान के वो कौन से 15वें जो 16वें संस्कार होते हैं ना, वो इन्हीं में आते हैं। ठीक है। और अगर हम यहां से देखें कि बस्ती के
बस्ती के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में क्या था? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। इस प्रकार से बस्ती के दक्षिण में क्या था? कब्रिस्तान। अब आगे ये देखना है कि इसमें एक लिपि पाई गई थी सर, वो कौन सी लिपि थी? उसका नाम था सर्पाकार लिपि कहो, या फिर उसी को गोमूत्राकार या फिर कीलाकार लिपि हम कह सकते हैं, बुस्टोफिन लिपि हम उसको कह सकते हैं, बोस्ट्रोफेदम लिपि हम उसको कह सकते हैं। तो ये जो नाम है ये इस लिपि के हैं। ये लिपि कैसी थी? ये लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। किस ओर से किस ओर? सर दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसको सर्पाकार लिपि, गोमूत्राकार लिपि या कीलाकार लिपि और बुस्टोफिन लिपि कहा जाता है, बोस्ट्रोफेदम लिपि कहा जाता है। तो ये जो है इस लिपि को ये ध्यान रखना है कि आज तक इस लिपि को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। आगे आता है कि इसमें हमें एक लिपि मिली थी, लिपि। अब वो लिपि कौन सी थी? लिपि थी यह लिपि, यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, लिखी जाती थी। किसी ओर से किस ओर? बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी? ये लिपि थी। इसे क्या क्या कहा गया? इसको ही सर्पाकार लिपि कहा गया, इसको ही गोमूत्राकार लिपि कहा गया, इसको ही कीलाकार लिपि कहा गया। इसे सर्पाकार लिपि, गोमूत्राकार, गोमूत्राकार लिपि, गोमूत्राकार, सर्पाकार लिपि, गोमूत्राकार लिपि, कीलाकार, कीलाकार लिपि, और इसी को कहा गया बुस्टोफिन लिपि। क्या कहा गया? बुस्टोफिन लिपि कहा गया, और बुस्ट्रोफेदम लिपि, बुस्ट्रोफेदम लिपि के नाम से इसे जाना जाता है, जाना जाता है। इस नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। और आगे हम देखें, आगे हमें देखें, आगे हमें देखें तो इस लिपि को, इस लिपि को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, पढ़ पाया है। इस लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ठीक है। और देखना यह है कि हमें और यहाँ से क्या मिला था, और हमें यहाँ से मिला था साथियों, यहाँ से हमें जानवरों की अस्थियां मिली थी। क्या मिली थी? यहाँ से जानवरों की अस्थियां मिली थी, जिनसे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बलि प्रथा का भी प्रचलन था।
कालीबंगा में कौन कौन से रोग मिले थे पूछा जाए आपसे, तो इसमें एक मुख्य जो रोग आते हैं, एक तो कुष्ठ रोग आता है और एक संक्रामक रोग आता है। ऐसे कई सारे आते हैं इसमें, जैसे कि कोई हड्डियों का रोग भी था, एक दांतों से संबंधित भी रोग था, और माइंड से संबंधित भी थी, मानसिक क्षमता का कमजोर, जिसमें चिंता बताई गई थी, चिंता कारण बताई गई थी, चिंता अवसाद, ऐसे के जो कारण थे वो इसमें बताए गए थे। संक्रामक रोग में वही रोग आते हैं जिसमें मलेरिया, टाइफाइड, ऐसे जो रोग इसमें आ जाते हैं। हड्डी रोग कौन सा था, इसमें हड्डियां जाम हो जाती है, हड्डियां उसमें जाम हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ जो रोग थे वो भी इसमें बताए गए थे। तो ये में यहाँ देखें, कालीबंगा सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से कुछ जानवरों की हड्डियां, हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ बलि प्रथा का भी प्रचलन था, बलि प्रथा का भी प्रचलन था, ठीक है। तो हमें बलि प्रथा की जो जानकारी मिलती है वो भी यहां से ही मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, बलि प्रथा की, मतलब जानवरों की हड्डियां मिलने के कारण कि यहाँ पर जो इनमें इनका जो प्रयोग किया जाता था जानवरों को, तो बलि प्रथा मतलब उनकी जानवरों की बलि दिया करता था, वही इसमें जानकारी थोड़ी सी देखने को मिलती है। अब कालीबंगा से कुछ रोग मिले, अब रोग भी हम देख लेते हैं। रोग कौन कौन से मिले, सबसे पहले देखते हैं हम, एक रोग आता है साथियों कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले किस सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। दूसरा था संक्रामक रोग, ये किसने कहा था, ये साथियों केनेडी था, एक केनेडी नामक इतिहास का था, उसने इसको संक्रामक रोग बताया था। ऐसे सारे कई थे जिसमें हम पढ़ेंगे उसमें कि कालीबंगा का पतन कैसे हुआ था, इसलिए समाप्त कैसे हुई थी। तो इसमें देखेंगे कि कोई तो बताता है कि कोई मानसून के कारण, मानसून परिवर्तन के कारण, कोई बाढ़ के कारण, कोई भूकंप के कारण, और कहीं ऐसे जो कारण है, हम सारी जानकारी एक एक देख देख के हम सारी जो जानकारी है उसमें हम पढ़ लेंगे। तो इसमें कुष्ठ रोग आता है, एक आता है संक्रामक रोग आ जाता है, दूसरा आता है दंत रोग आ जाता है, तीसरा कौन सा आ जाता है, दांतों से संबंधित रोग, दंत रोग, जैसे कि दांत खराब हो जाना और दांतों में कीड़े पड़ जाना, तो उनसे हो जाता है। एक आती है मानसिक क्षमता, मानसिक संतुलन। अब मानसिक संतुलन में क्या आ जाता है, इसमें चिंता और मतलब जो आप कहते हैं उसको टेंशन, या किसी का मतलब किसी चीज की टेंशन या गंभीर रूप से ले लेना, तो वो आ जाता है इसमें। इसमें बताया गया है चिंता व अवसाद, इसमें कारण बताया गया है, ठीक है। तो ये जो आ जाते हैं, और एक आ जाता है संक्रामक रोग, इसमें हमें देखने को मिलता है। एक रोग आता है जिसमें हड्डियां जाम हो जाती है, जिसको हड्डी रोग कहते हैं। हड्डी रोग मतलब हड्डियों का जाम हो जाना, मतलब कठिन हो जाना। वो पानी का भी जो फ्लोराइड जो रोग है, फ्लोराइड जिसके कमी से हमारे यहाँ नागौर में जो होता है, वहां पर भी यहाँ पे देखने को मिलता है ऐसा रोग, ठीक है। हाँ, वही आता था इसमें, जैसे कि एक मलेरिया आ जाता है, टाइफाइड इसमें रोग देखने को मिल जाती है संक्रामक रोग में।
इसमें तो इसमें आती है मलेरिया, मलेरिया प्लस टाइफाइड रोग। ये हमें यहाँ से थोड़ी सी जानकारी मिलती है। यहाँ से अगर हम ये देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से हमें मिली, जैसे कि लाल गुलाबी मृदभांड जो मिले वो भी कालीबंगा से मिले, खिलौना गाड़ी मिली, हरिण के चित्र यहाँ से मिले, और यहाँ पर जो एक खुरदरे जो चित्र थे वो भी यहाँ से मिले थे, बघार के खुरदरे चित्र वो भी हमें यहाँ से मिलते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्राग जो हड़प्पा जो मृदभांड थे वो उनको जो अमलानंद घोष ने सोती मृदभांड कहा था। क्या कहा था? जो यहाँ से प्राग हड़प्पा जो मृदभांड मिले अमलानंद घोष ने उन्हें सोती मृदभांड कहा था। और यह भी ध्यान रखना है कि कालीबंगा की जो छोटी बहन बताया गया था वो सोती सभ्यता को बताया गया था। किसको बताया गया था? सोती सभ्यता को कालीबंगा की बहन बताया गया था। तो हम देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि यहां से जो मिली वस्तुएं वो कौन कौन सी थी। यहां से मिली वस्तुएं, यहां से मिली वस्तुएं। अब कौन कौन से कलर के यहां से मृदभांड मिले थे? लाल और गुलाबी मृदभांड मिले थे। लाल व गुलाबी मृदभांड। यहां से हमें मिला थी खिलौना गाड़ी, खिलौना गाड़ी हमें यहां से मिली थी। और यहां से कुल्हाड़ी हमें यहां से मिली थी। यहां से मिली थी हरिण के चित्र यहां से मिले थे, हरिण के चित्र हमें यहां से मिले। बघार के खुरदरे चित्र आदि मिले। और ध्यान रखना है कि यहां से क्या मिला था? यहां से प्राग हड़प्पा के जो मृदभांड मिले थे, यहां से प्राग हड़प्पा कालीन मृदभांड मिले, जिन्हें अमलानंद घोष ने सोती मृदभांड कहा। अमलानंद घोष ने सोती सभ्यता को कालीबंगा की बहन बताया, बहन बताया। ठीक है। और हमें यहां से मिले थे एक सिक्के मिले थे जिस पर एक तरफ तो कुमारी देवी का चित्र था और दूसरी तरफ व्याघ्र का यहाँ पर जो चिन्ह था। तो यहां से हमें मिले 2 सिक्के। कितने सिक्के सर? 2 सिक्के मिले।
हमें यहां से मिले 2 सिक्के। जिसमें एक तरफ तो किसका चित्र था, व्याघ्र, और दूसरी तरफ कुमारी देवी का। और ये क्या थे, ये थे सिक्के। ठीक है, एक तरफ तो व्याघ्र का और दूसरी तरफ कुमारी देवी का, यहाँ पर हमें क्या मिला था, सिक्का मिला था। अब कालीबंगा सभ्यता में हम कहें कि ये मात्र सतात्मक तो थी, किंतु यहाँ से कोई मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्या मिली थी, यहाँ से कोई मात्र देवी की मूर्ति यहाँ से नहीं मिली थी। कालीबंगा सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता तो थी, सभ्यता तो थी, किंतु यहां से कोई मातृ देवी की प्रतिमा या हम कहें मूर्ति नहीं मिली थी, नहीं मिली थी। मात्र सत्तात्मक तो थी यह, किंतु यहां से कोई मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली थी। ठीक है, हाँ, और यहां से ध्यान रखना है, और यहाँ से न तो कोई मंदिर के अवशेष भी यहाँ से नहीं मिले थे, और एक यहाँ से केवल मिला तो यहाँ से एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला, जिससे यह स्पष्ट अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर जो पुरोहितों का प्रभाव इन पर ज्यादा था, प्रभाव रहा करता था या इन पर था। इस स्वास्तिक के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा सकता है। और नहीं यहां से किसी मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। यहां से केवल स्वास्तिक का चिन्ह, कैसा, इस प्रकार से स्वास्थ्य का चिन्ह प्राप्त हुआ, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन पर पुरोहितों का प्रभाव रहा है। अब किसका प्रभाव रहा है इन पर, केवल पुरोहितों का दोस्तों इस पर प्रभाव रहा है।
और हमें यहाँ से मिले तो मिले क्या, यहाँ से अगर अन्य जो वस्तुएं थी वो कौन कौन सी मिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि अन्य क्या क्या मिला। यहाँ से मिला, एक तो मिला यहाँ से तीर, यहाँ में हमें यहाँ से मिला अवतल चक्की, जिसको सालना सिलबट्टा सिलखड़ी की मिट्टी की जो मोहरें थी वो भी यहीं से मिली थी। तो ध्यान रखना है, यहाँ से अवतल चक्की यहाँ से मिली, अवतल चक्की यहाँ से मिली थी सालन सिलबट्टा सिलखड़ी, सालन सिलबट्टा खेल, यहाँ से सिलखड़ी थी वो, सेलखड़ी नहीं सिलखड़ी, सिलखड़ी, ठीक है। और मिट्टी की मोहरें भी हमें यहाँ से देखने को मिली थी, मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मिली थी, ठीक है। अब आगे चले, हाँ यहाँ से मिला था हमें एक उस्तरा मिला था, वो मिला था कपड़े में, और मिट्टी का जो पैमाना था वो भी यहीं से मिला था, तो ये भी लिख लो, लाल कपड़े में बंधा उस्तरा, और और क्या मिला, यहाँ से मिली था मिट्टी का पैमाना, जमीन नापने का, तो वो भी यहाँ से मिला था, मिट्टी का पैमाना मिला, ठीक है। मिट्टी का पैमाना भी हमें कहां से मिला, कालीबंगा सभ्यता से मिला। कालीबंगा सभ्यता की जो तुलना थी वो किस किस सभ्यताओं से की गई, पूछा जाए आपसे, कभी पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, आपको यह बताना है, एक तो आती है मिस्र की सभ्यता, एक आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और एक सिंधु सभ्यता तो आती है, ठीक है। हाँ अब देखते हैं आगे, ये नोट कर लिया। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो तुलना थी वो किस किस सभ्यताओं से की गई। कालीबंगा सभ्यता की तुलना 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 किस किस, कालीबंगा सभ्यता की तुलना किस किस सभ्यताओं से की गई थी वो देखते हैं। सबसे पहले देखें तो हम देखते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को। सर सिंधु सभ्यता को क्यों देखते हैं, सिंधु सभ्यता को इसलिए देखते हैं क्योंकि कालीबंगा को सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी कौन सी राजधानी, तीसरी राजधानी बताया था डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा, पिंगटन मोधे ने भी इसका समर्थन किया था। पहला था हड़प्पा, दूसरी थी मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये जरूरी है। और क्यों कहा गया था, क्योंकि इनकी जो कहीं जो इनकी जो सांस्कृतिक जो आर्थिक वो समानताएं थी, इनकी कहीं सांस्कृतिक आर्थिक समानताएं थी, इसलिए इनको मेल जोल करके इसमें इसको कहा गया कि इनका संबंध भी से कुछ रहा होगा, ठीक है। तो यहां देखना है पहला जो स्थल था वो तो कौन सा था, पहला था हड़प्पा, और दूसरा
मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। इसका ध्यान रखना, मोहन जोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों, मुर्दों या कहें मृतकों का टीला। और जो तीसरी राजधानी थी वो था काली बंगा। इसको कहा गया तीसरी राजधानी। किस किसने कहा? दशरथ शर्मा प्लस पिंगटन महोदय। आगे आती है, आगे आती है आगे आती है कौन सी सभ्यता आती है? मिस्र की सभ्यता आती है। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। अब कालीबंगा की तुलना की गई थी किससे? मिस्र की सभ्यता से। क्यों की गई? क्योंकि यहाँ की भी संस्कृति और आर्थिक समानताएं मिलती थी। क्यों मिलती थी? कालीबंगा की तुलना की गई। अब कारण पूछ लिया जाए तो कारण क्या बताएंगे? यहाँ की क्या मिलती थी? यहाँ की मिलती थी सांस्कृतिक और आर्थिक समानताएं। यहाँ की संस्कृति व आर्थिक समानताएं मिलती थी। सिंधु घाटी में भी यही सिस्टम था। और ध्यान रखना है आपको, मिलने के कारण तो कहा गया, और आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक ही समय में अस्तित्व में थी। जो ये मिस्र की सभ्यता और कालीबंगा की जो सभ्यता थी, ये क्या थी? यह एक ही समय में अस्तित्व में थी। दूसरी कौन सी आती है? दूसरी सर कौन सी आती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है। कौन सी सभ्यता आती है? ये 2 है, ये 3 है। मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब इसका भी क्या संबंध रहा है? इस मेसोपोटामिया की सभ्यता से की इस सभ्यता की तुलना की गई थी। इसकी यहाँ की भी आर्थिक व सांस्कृतिक समानताएं मिलने के कारण तुलना की गई। क्यों की गई? अब इसका कारण, का कारण यहाँ की भी आर्थिक व सामाजिक हम कह सकते हैं, या सांस्कृतिक समानताएं मिलने के कारण ठीक है। हाँ, अब देखना है आगे। अब हम ये देखेंगे इसमें, ठीक है, तो इसको एक बार नोट करो। अब कालीबंगा के जो पतन के कारण थे हम वो देखेंगे।
आप सभी को पता है कि कालीबंगा जो संग्रहालय था, कालीबंगा जो संग्रहालय था उसकी स्थापना 1985 में की गई थी और डॉक्टर ब्रजवासी लाल के द्वारा उसकी की गई थी। बीबी लाल के द्वारा उसकी की गई थी, ब्रजवासी लाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वो कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आई, जिसको ASI कहते हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पे, तो यहाँ पर द्वारा जो की गई था उत्खनन का कार्य वो दिल्ली के संस्था के द्वारा कार्य किया गया था। तो ये ध्यान रख लेना है, कालीबंगा में उत्खनन का कार्य दिल्ली की संस्था के द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर ब्रजवासी लाल के द्वारा कब की गई थी? 1985-86 में। आगे देखना है, अब हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारण हमें देखना है। कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारण, वो कौन कौन से कारण थे? 3-4 कारण हम देखेंगे मुख्य मुख्य। देखिएगा, इसका जो पतन का कारण था, सबसे पहला पतन हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन। कौन सा देखते हैं? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार से? जलवायु परिवर्तन के कारण अभी इसमें कहा गया था, कुछ इतिहासकार थे उनके द्वारा, उनका मानना है, उनके द्वारा कहा गया है कि जलवायु के परिवर्तन के कारण ही कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ था। अब वो क्यों हुआ था, अब वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से थे। पहले हम देखते हैं जलवायु, एक एक के हम उनका जो अध्ययन करते चलेंगे। अब ये जरूर ये देखना है थोड़ा सा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। और एक आता है कि जो सिंधु नदी का जो बदलाव था उसके कारण इस सभ्यता का क्या हुआ है? पतन हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो सिंधु घाटी जो नदी थी, जो उसका जो बहाव क्षेत्र था वो बदलने के कारण इसका जो यहाँ पर पतन हो गया। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो आर्य जो आए थे वो सबसे पहले किस में आए थे? पहले सरस्वती और सिंधु सरस्वती का मैदान हुआ करता था बीच में, तो सबसे पहले जो आर्य आकर बसे तो वो बसे थे सरस्वती नदी के किनारे पर आकर बसे थे। तो उनके आक्रमणों के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि इनका आंतरिक संघर्ष के कारण इनका स्वयं का ही पतन हो गया। जैसे कि श्री कृष्ण ने जो युद्धवंश था वह गांधारी के श्राप से अपने आप समुद्र में समा गए थे, पूरी द्वारिका नगरी, उसी प्रकार से इनमें आंतरिक संघर्ष होकर ये स्वयं ही खत्म हो गए थे। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनके कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण इनका जो पतन हो गया। किंतु एक इतिहासकार आते हैं, वो आते हैं कैनेडी महोदय। उन्होंने कहा है कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ है वो संक्रामक रोग के कारण इनका पतन हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो आता है जलवायु परिवर्तन के कारण, दूसरा कौन सा आता है? सिंधु नदी के
बदलाव नदी का बहाव क्षेत्र बदलने के कारण। तीसरा जो आता है वो कौन सा आता है? तीसरा जो आता है वो आता है आर्यों का आक्रमण। कौन सा? आर्यों के आक्रमण से। अगर 4 नंबर पर बात करते हैं तो इनका आंतरिक संघर्ष के कारण। आंतरिक संघर्ष के कारण। और जो एक आता है प्राकृतिक आपदाएं के कारण। प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदाओं के कारण। और एक इतिहासकार आते हैं और वो क्या आंसर बताते हैं? केनेडी महोदय के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग के कारण हुआ है। संक्रामक रोग के कारण इसका पतन हुआ है। ठीक है, तो ये कौन बात बताते हैं? केनेडी इस बात का प्रमाण देता है। और जो अन्य जो इतिहासकार बताते हैं वो क्या बताते हैं? एक तो जलवायु परिवर्तन, सिंधु का बदलाव क्षेत्र होने के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण, आंतरिक संघर्ष के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ये इसमें जो जानकारी बताते हैं। और केनेडी महोदय इसमें संक्रामक रोग के कारण बताता है। किसके कारण बताता है? संक्रामक रोग के कारण बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। अब मैं आपको कुछ उनके जो नाम हैं वो दिखा देता हूं। यहां देखना है आपको, यहां पर कुछ नाम है। जलवायु परिवर्तन के कारण इनका पतन हुआ। ये कौन कौन बात बताता है? ये बताता है, यहां पर नाम है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो डॉक्टर ब्रिजवासी। डॉक्टर ब्रिजवासी। और यहां पर आता है केनेडी केनेडी यहां पर आता है डॉक्टर जिम शपर। डॉक्टर जिम शपर। और यहां पर डॉक्टर ग्रेग पोसेहल। ग्रेग पोसेहल, ये यहां पर आ जाता है। और सिंधु घाटी से कौन बताता है? डॉक्टर ब्रजवासी लाल बताता है। और आर्यों से कौन बताता है? मैक्स मुलर सर्वप्रथम आर्यों के सिद्धांत को क्या किया था? इन्होंने प्रस्तुत किया था। और
वी.एस. स्मिथ ने इसका समर्थन किया था, आर.डी. बनर्जी ने किया था और के.डी. तेलंग ने भी किया था। यहाँ पर आता है के.डी. तेलंग, इसने भी किया था। और जो आगे आता है प्राकृतिक आपदाओं से किसने बताया था? डॉक्टर डी.टी. सुखनथर, ये ऐसे आएगा सुखंतकर। और यहां पर के.टी. तेलंग, एस.आर. राव, डॉक्टर जी.एल. पोसेहल, जी.एल. पोसेहल। और आंतरिक संघर्ष के कारण किसने बताया था? आंतरिक संघर्ष के कारण डॉक्टर मोप्टिमर और व्हीलर ने। रार, इसमें क्या बताया था कि राजाओं के आपसी संघर्ष के कारण इसका समाप्त हो गया, सामाजिक असमानताएं व अस्थिरता के कारण। और किसने कहा? डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा। हाँ, आर.एस. शर्मा। डॉक्टर इरफान हबीब ने कहा था, डॉक्टर रोमिला और गाफर ने कहा था। तो ये जो है इतिहासकार, इन्होंने कोई प्राकृतिक जो सिंधु घाटी सभ्यता से बताता है, सिंधु नदी से बताता है, कोई आर्यों से बताता है, कोई आपसी संघर्ष के कारण बताता है, और कहीं जो रोग के कारण बताता है। ठीक है, तो जो अलग अलग हैं वो अपने सिद्धांत इसमें दिए गए थे। तो यह है हमारी कौन सी सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों? ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है कालीबंगा सभ्यता। अगली जो सभ्यता है हम उसका अगली क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी एक बार जो अगली जो सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन करके जरूर आएंगे, और अगली क्लास में हम मिलेंगे आप सभी को। तो हमारे साथ में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।